हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैप्टर मोल कंसेप्ट में, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करना और साथ में चार्ज कैलकुलेशन। ओके, तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है जो कि सामने लिखा हुआ है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करें तो इसको तो पहले पढ़ा होगा आपने, है ना, पहले से जानते आ रहे हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर। तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि सिंपलेस्ट रेशियो या सिंपलेस्ट फार्मूला, रेशियो नहीं, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड which gives the actual नंबर ऑफ एटम। ठीक है, जिसमें क्या पता चले हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो नाम पे है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो अब अगर जो हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज बोलने का मतलब क्या है? C6H12 और O6, ये H12 है, ठीक है। तो दूसरा और एग्जांपल लिखना चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इथेन, ठीक है, तो इथेन का क्या होता है? C2H6, और भी ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ? जहाँ पे हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता चले। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे 6 कार्बन एटम होने चाहिए उसके मॉलिक्यूल में और 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। सिमिलरली इथेन बोल रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन एंड 6 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। ओके, वहीं अगर जो हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हो गया एक्चुअल नंबर। वहीं एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? देखो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता है, ये क्या बताता है हमें? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। ओके, उनका रेशियो, जैसे यहाँ पे देखो C6H12O6 है ना, तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? वो यही क्या होता है हमारा? जी हाँ, किसी भी सब्सटेंस का एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे अगर जो हम लोग ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला लिखें, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ इसको EF, ठीक है। क्या है एम्पिरिकल फार्मूला? सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। वहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स मिला था, यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा क्या? प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोल सकते हो, ठीक है, कंपाउंड नहीं बोलोगे तो चलेगा, कंपाउंड को तो डिफाइन करें तो उसका मॉलिक्यूल। तो एम्पिरिकल फार्मूला जैसे हम लोग लिखे ग्लूकोज के लिए, ठीक है, तो ग्लूकोज का जो एक्चुअल फार्मूला है वो क्या है? C6H12 और O6। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें हम लोग तो C6H12 आया। वहीं अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो क्या बोला है? देखो सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट रेशियो किसका? ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो कार्बन का कितना है? 6, हाइड्रोजन का कितना है? 12, और ऑक्सीजन का कितना है? 6। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, तो सिंपलेस्ट रेशियो लोगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो ये क्या बन के आएगा बताओ? 2:2, सॉरी 2 नहीं 1:2 हो जाएगा ना, 1:2, 2:1, यानी कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो में और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 1:1। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज CH2O। ओके, सिमिलरली अगर जो हम लोग लिखें एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथेन, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो जहाँ पे भी सिंपलेस्ट रेशियो बन पाए। जैसे इथेन क्या था? C2H6, तो इसका अगर जो सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 2:6 का सिंपलेस्ट रेशियो 1:3, यानी हम लिख सकते हैं क्या? CH3। ओके, ये हुआ इसका सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ अ कंपाउंड का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला इसको बोलते हैं, आसान है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि एम्पिरिकल फार्मूला में हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहे हैं, यानी एम्पिरिकल फार्मूला लिखेगा जो EF इनटू सम नंबर मल्टीप्लाई कर दें N, तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। या ऐसा बोल सकते हो ये रेशियो है, N क्या है? दोनों का रेशियो जो आने वाला है दोनों कंपाउंड का, ऐसा भी बोल सकते हो इसको। ओके, क्लियर है। यानी हमें अगर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है तो हम क्या करेंगे?
एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक एन से। ठीक है, अब इस एन को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके कैलकुलेशन के लिए सिंपल सा क्या है तरीका, एन इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, या पूरा लिख देता हूँ चलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, शॉर्टकट में लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो नहीं लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, ये है एन का निकालने का तरीका। देखो अभी सीखेंगे हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि ये क्या है, हमें पता चलता है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में, एलिमेंट नहीं किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स या एक्चुअल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ क्या किसी भी एलिमेंट का कितना है, हम वो पता कर सकते हैं इससे। इतना क्लियर है सभी को? ओके, तो देखो एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH2O। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या करोगे, इसको सिंपली ऐड कर दोगे, तो 12 + 2 + 16 यानी 12 + 2 + 16 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास निकालोगे तो ये आता है 180। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर जो वैल्यू रखोगे तो n = हमें मिल जाएगा क्या बताओ, 180/30, ये क्या मिल गया 6। तो देखो हमने जो लिखा है वो सही हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2O, और इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6, तो ये क्या करेगा नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ाएगा, ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा C6H12 और O6। तो देखो मिल गया हमें एक्चुअल कंपाउंड। क्लियर है? तो अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है उसको हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कंपाउंड कंटेनिंग 48% कार्बन, 48% ऑक्सीजन एंड 4% हाइड्रोजन। ओके, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन अगर जो हमें पता करना हो एम्पिरिकल फार्मूला, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या है, पहले ये हमें सोचना है कि परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे कि टोटल मास जो हमें दिया हुआ है वो कितना मान लेंगे हम लोग 100 ग्राम, क्योंकि क्या दिया हुआ है परसेंटेज। ओके, तो परसेंटेज को क्या मान लेते हैं 100, और ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, याद है क्या पढ़ा था, परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है हमारे पास हर एक एलिमेंट का, ओके, या एटम का बोल लो। तो सबसे पहला काम है हम क्या मानेंगे, परसेंटेज जब भी दिया रहेगा उसको क्या करेंगे मास में मान लेंगे। या दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में पहले से मास दिया हो, तब तो हमें मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, है। तो पहला ये जो सोचने वाला काम है वहीं पे बंद हो जाएगा, हम सीधा सीधा मास ले लेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करना है, हमें पूरे मास को 100 ग्राम मान लेना है। अब जो भी परसेंटेज दिया होगा, ठीक है, उसको मास में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन है तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम में 48%, 48 ग्राम। ठीक है, तो क्या करना है, फाइंड पहले करना है मास ऑफ द एटम, देन डिवाइड मास बाय देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो जो भी मास हमने पता किया उसको हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो पहला स्टेप यही है, या ऐसा बोलो हमने क्या किया, मोल में कन्वर्ट कर लिया मास को। अगर जो एटॉमिक मास या मोलर मास बोल लो, है ना, उससे डिवाइड कर दिया, तो हम लोग क्या किए, उसको मोल में कन्वर्ट कर लिए, है ना। ऐसा भी लिख सकते हो, कन्वर्ट मास इनटू मोल। ओके, तो लिख लो यहाँ पे, कन्वर्ट मास इनटू मोल। क्लियर है फर्स्ट स्टेप? तो यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन के हिसाब से देखें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना था 48%, कार्बन कितना था 48%, ठीक है, ऑक्सीजन भी 48%, तो 48, तो हाइड्रोजन कितना था 4। तो हम क्या करेंगे 48 को डिवाइड करेंगे किससे, 48/12, यहाँ भी 48/16 और 4/1 से। तो ये कार्बन वाली वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 4, 3 और ये 1। ओके, ये काफ़ी आसान हो गया एक्चुअली। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमें, डिवाइड इच एटम्स मोल, ऐसा लिख लो ज़्यादा आसान रहेगा, इच बाई स्मॉलेस्ट
मोल नंबर, ठीक है। ईच एटम्स मोल को हम लोग क्या करना है, स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे कार्बन का कितना आया था 4, ऑक्सीजन का कितना आया था 3, हाइड्रोजन का कितना आया था 1, तो हर एक को क्या करोगे 1 से डिवाइड, स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे 1। अब देखो ये इसलिए करते हैं, कई बार क्या होता है हमारा जो एक्चुअल नंबर या फिर यहाँ पे जो मोल आता है वो क्या आता है फ्रैक्शन डेसिमल में, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग, अभी भी अगर हमें एक्चुअल नंबर नहीं मिल रहा या फिर होल नंबर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई अ सुटेबल नंबर, ठीक है। किसी एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो क्या हो सभी को एक होल नंबर में बदल दें। सुटेबल नंबर टू कन्वर्ट ऑल मोल डेटा इनटू अ होल नंबर बोल लो या फिर नेचुरल नंबर बोल सकते हो, यानी इंटीजर बोल सकते हो जिसको, अच्छा इंटीजर बोल लो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इंटीजर में बदल लेंगे, अगर जो कोई नहीं होगा तो उसका 0 हो जाएगा। ओके, तो बस स्टेप 3 कर लिए। यहाँ से मिल जाएगा क्या, हमें जो भी रेशियो मिलेगा सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे वही हमारा क्या हो जाएगा बताओ, हाँ इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल विल बी क्या हो जाएगा इम्पेरिकल फार्मूला। यानी यहाँ पे अगर जो हम बात करें तो देखो कार्बन कितना आया 4, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन कितना आया 1, तो हम क्या लिख देंगे C4O3H1। ओके, ये हमारा आया इम्पेरिकल फार्मूला। अब देखो ये तो इम्पेरिकल फार्मूला आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर जो हमसे उसने बोला होता क्या एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, तो उसके लिए क्या होगा हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ n, जो कि हमने ऑलरेडी ऐसे पढ़ लिया है, पर लिख लो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 4th स्टेप में टू फाइंड, क्या फाइंड करना हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या करेंगे स्टेप 4 में डिवाइड इम्पेरिकल फार्मूला, सॉरी इम्पेरिकल नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिवाइड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय इम्पेरिकल फार्मूला मास, ओके, and a number and multiply, ऐसा लिख लो multiply the resultant to empirical formula, ठीक है। और यही क्या दे देगा हमें which gives, क्या दे देगा हमें एक्चुअल या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अब देखो हर बार ये स्टेप को इस तरीके से फॉलो नहीं करना है, हम क्या करेंगे सिंपली बता रहा हूँ, जब भी क्या होगा यहाँ पे इम्पेरिकल फार्मूला या मास दिया रहेगा या परसेंटेज दिया हो, तो आप क्या करो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख लो। जैसे यहाँ पे क्या था कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या और भी कुछ हो, जो भी हो सभी को लिखते जाओ। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ध्यान रखने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन जो भी रहा होगा, है ना, उसको डायरेक्टली आप क्या करो मास में बदल लो। जैसे यहाँ पे 48%, यहाँ पे भी 48% और यहाँ पे 4% है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या करना है डिवाइड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से सभी को क्या करना है डिवाइड। जैसे 48 है, थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लिए। तो कार्बन 48% है, तो क्या करेंगे 48/12 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 48/16 से डिवाइड करेंगे और ये 4/1 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या मिल जाएगा हमें 4, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 3 और यहाँ पे क्या मिल गया था 1, ठीक है। तो इसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या होगा यहीं पे आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे
तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर यहीं पे आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो डिवीजन की तो कोई ज़रूरत है नहीं, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर टू द मोल, जो मोल बना हमारे पास। तो सभी क्या होगा, 1 से डिवाइड करोगे 4/1, 3/1 और 1/1। इफ़ अगर जो इससे भी आंसर यानी होल नंबर नहीं बन पा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक नंबर से, है ना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि हमें क्या मिल जाए, जहाँ पे होल नंबर मिल जाए। ओके, और इसके बाद जो भी आएगा उसको आंसर लिख लो, बस सिंपल है, यहीं से आंसर मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया 4, 3 और 1, और इसको आंसर में कन्वर्ट कर लो C4O3 और H। तो ये तो डाटा हुआ कब, जब हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो। ठीक है, पर हर एक केस में हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन नहीं होता है। कुछ केसेस में हमारे पास क्या मिलेंगे, कंबसन डेटा होता है। ठीक है, तो कंबसन डेटा से हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं अब। ठीक है, किससे, कंबसन डेटा, मतलब किसी भी सब्सटेंस, जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया रहेगा, क्या बोलेगा क्वेश्चन में, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको जलाया गया है, या तो फिर वो लिखेगा इस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो ध्यान रखना, जब भी वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलता है तो हम 3 चीज़ें फिक्स मान के चलेंगे कि उसके अंदर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ओके, दूसरा अगर जो क्या बोलता है वो हाइड्रोकार्बन है, तो अगर जो हाइड्रोकार्बन बोल रहा है कोई, तो इसका मतलब हम लोग क्या मान के चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो सबसे पहला ये हमारा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। अब ध्यान रखो, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जैसे मान लो कार्बन हाइड्रोजन CXHYOZ है सपोज, ठीक है, इसको जलाया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O। सिमिलरली अगर जो किसको जलाओ, हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, CXHY ऐसा लिख सकते हो, तो हमेशा क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O। तो इस बात का ध्यान रखना बस कि जैसे देखो जो भी CO2 बन रहा है वो क्या बन रहा होगा, सेम इसी कंपाउंड से बन रहा होगा, है ना। जितना CO2 मतलब कार्बन यहाँ पे होगा उतना ही क्या होगा, CO2 यहाँ पे होगा। इसको क्या बोलते हैं बताओ, मास कंजर्वेशन, है ना, हमेशा मास क्या होता है, कंजर्व। तो अब अगर जो इसको हम लोग बैलेंसिंग से भी देख सकते हो, ठीक है, बैलेंस करके देखें, CX सपोज HY है, इसको जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा हमें, CO2 प्लस H2O। तो अगर जो बैलेंस करोगे, ये सिर्फ समझने के लिए, याद रखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे याद क्या रखना मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कार्बन कितना है, देखो X, कार्बन आइटम कितना है X, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए कार्बन आइटम X बैलेंसिंग के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है Y, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितना होना चाहिए, Y होना चाहिए। तो Y/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, Y मिल जाएगा। ओके, और ऑक्सीजन को चाहो तो आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो, नहीं भी बैलेंस करोगे तो चलेगा। कुछ केसेस में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, सिंपल है बैलेंस करना। जैसे देखो आप क्या करो, मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है इन केस, तो आप क्या करो, यहाँ पे कुछ मान लो, जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे MO2, ये क्या हो गया बैलेंस, तो हम क्या लिख सकते हैं, M/2, टोटल ऑक्सीजन हुआ लेफ्ट हैंड साइड, उतना ही क्या होना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे देखो कितना है, X/2 यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे कितना है देखो Y/2 इंटू ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, तो 1 लिख लो। तो बस देखो अब सोल्व कर दो इसको, आ जाएगा आंसर M की वैल्यू। तो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2x प्लस Y/2 में क्या कर दोगे डिवाइड, तो क्या बन जाएगा x प्लस Y/4, यानी M की वैल्यू क्या होगी x प्लस Y/4, बस सिंपल है। तो इससे हमें देखो दोनों में क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो चेंज होगा। ओके, बाकी सारी चीज़ें क्या होगी सेम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2। देखो इसमें जितना कार्बन एटम का मोल होगा CX, यानी जितने एटम होंगे उतना ही क्या होगा उसका मोल, है ना, तो उतना ही क्या होगा CO2 बन रहा होगा, क्योंकि जो भी मास आ रहा होगा वो किसमें, कार्बन का, वो CO2 में जा रहा है। तो टोटल क्या होना चाहिए, मोल, मास कंजर्व होना चाहिए। तो दोनों तरफ मास कंजर्व करने के लिए मोल भी क्या होना पड़ेगा सेम, है ना। याद है ना एटॉमिसिटी जब पढ़ रहे थे तो समझाया था, है ना, इस कार्बन में एक एटम है तो जितना मोल बनेगा उतना ही मोल सब कार्बन एटम रहा होगा।
सिमिलरली अगर जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये हो जाएगा ऐसा 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है देखो यहाँ पे, या फिर ये भी देख लो यहाँ पे क्या है, बाई 2 आ रहा है और यहाँ पे कितना है y, तो इसका क्या हो जाएगा जस्ट डबल, जो भी मोल इसका बन रहा होगा उसका जस्ट क्या रहा होगा, ये डबल रहा होगा, या ऐसे ही समझ लो। जैसे सपोज है C2H6 है हमारे पास प्लस ऑक्सीजन, इसको जलाया तो क्या मिलेगा CO2 प्लस H2O। तो देखो यहाँ पे बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 आएगा कार्बन के लिए, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 3, ठीक है। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना किसी भी नंबर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो हमें क्या दिया रहेगा एबंडेंट में ऑक्सीजन दिया रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 6, और मोल्स ऑफ वाटर कितना बन रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही बन रहा है, यानी जस्ट इसका हाफ हो गया। ओके क्लियर है। ये क्या लिखा है, मोल्स ऑफ कार्बन एटम किस में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो या फिर इन हाइड्रोकार्बन। ओके तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसको एक वीडियो के थ्रू आंसर करने की कोशिश करूँगा या कमेंट में ही आंसर करने की कोशिश करूँगा। ओके तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। थैंक यू।